Hello everyone, welcome back to your own channel Roots of Special Education. गाइस, आज का सेशन मोस्ट अवेटेड सेशन है जिसमें आपकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए और आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब ये नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें हम लोग सेकेंड ईयर के जो पेपर्स है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर के जो पेपर्स है उनको हम लोग फोकस करेंगे। उनके ऊपर जो है क्यूमुलेटिव सेशन लेकर के आएंगे। इस तरह से सेशन होंगे जिसमें आपके पेपर को ध्यान में रख करके, जिसमें इम्पोर्टेंट क्या है पेपर में, है ना, और सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या मोस्टली आने की चांसेस हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रख करके जो ये सेशन जो है वो आपके तैयार किए जा रहे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जैसा कि सेकंड सेवंथ नंबर जो पेपर है आपका डिप्लोमा सेकेंड ईयर का, उसको फोकस करते हुए रहेगा। और ये गाइस मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ, जो लोग चैनल पर पहली बार है, तो माई सेल्फ रेनू उपल, I am assistant professor in the field of special education, or now I am working as a YouTuber on social media to help the children। ठीक है, ताकि बच्चों को जो है वो स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट इजीली मिल पाए और वो अपने नॉलेज को जो है इनहेंस जो है वो कर सके। ओके, और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिप्लोमा सेकेंड ईयर का पेपर 7, एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यानी कि सेमेस्टर नंबर 3 का पहला पेपर है आप लोगों का। तो अब जो एजुकेशन के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट कोट आपके सामने आपको दिख रहा होगा, और वो कोट क्या है गाइस? द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो इस ब्यूटीफुल कोट के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं कि लर्निंग, सीखना, सीखना एक ऐसी आपके पास में एक ऐसी चीज है जो आप सीखते हैं, जो स्किल आपके पास होती है। आपसे कोई भी चीज आपकी ली जा सकती है, आप चोरी की जा सकती है, आपसे छीनी जा सकती है, लेकिन जो स्किल आपके पास है वो स्किल को आपको कोई नहीं ले सकता। तो इसलिए गाइस, कभी भी हमें सीखना बंद नहीं करना है। और वो सीखेंगे कैसे? हम लोग एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, कहते हैं ना कि जिस इंसान के पास स्किल है, जिस इंसान के पास कौशल है, उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी ब्यूटीफुल कोट के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, पेपर नंबर 7। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का सेशन जो है बिल्कुल आपके एग्जाम को, जो आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम जो है आने वाला है, जिसके फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया। इससे पहले डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के एग्जाम की सीरीज ऑलरेडी मैं अपलोड जो है वो कर चुकी हूँ, एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज की। तो जो लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, किसी भी पेपर में यदि आपकी री आई है, तो जो है आप लोग आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से जो है वो देख सकते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम का स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 7, एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। ओके, तो इस पेपर में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले किसी भी पेपर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिले है आपका सेमेस्टर नंबर 3 से, यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो आपके जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहली यूनिट आपके सामने है, यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ एजुकेशन। तो गाइस, यहाँ से बहुत सारे जो है वो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग आपके जो, आपको पता है आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहा है अक्टूबर सितंबर 2003, जो आप लोगों ने 23, जिसमें आप लोगों ने दिया है। और आपको पता है कि वहां पर आपके 3 पैटर्न के जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। 1 नंबर वाले जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, जिसमें एब्रीवेशंस देखने के लिए मिलती है, यानी कि आपको उसका फुल फॉर्म जो है वो बताना होता है। और उसी के साथ में फिर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जनरली, जिसमें आपको डिफाइन करना होता है, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कहते हैं। ओके, उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चंस, और फिर आपका जो है वो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये आपका एग्जाम का फॉर्मेट होता है। तो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पेपर के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये आपके किसी भी उसमें आने के चांसेस हैं, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन, और इसके ऊपर फुल फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, सॉरी, फुल फॉर्म मैं कह रही हूँ आपको, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूरे इसके ऊपर कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं। ठीक है, और फंक्शन ऑफ एजुकेशन आपसे पूछे जा सकते हैं 5 नंबर के, उसमें एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। ओके, अगर किसी भी एक एम को उठा करके पूछता है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है, एजुकेशन लाइवलीहुड का मीन क्या है, इसे एक्सप्लेन कीजिए, तो 2 नंबर में भी आपको ये पूछ सकता है।
तो इस तरह से देखेंगे। सेकेंड यूनिट जो है वो फिलोसफिकल फाउंडेशन के ऊपर है। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन में जो जनरली जो है हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि फिलोसफी क्या होती है। ओके, फिलोसफी क्या होती है, एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में क्या कनेक्शन है। ओके, उसके बाद आगे का जो रहेगा आपका फिर एजुकेशनल फिलोसफी, डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दो तरह की फिलोसफी है, एक है आपकी इंडियन फिलोसफी और एक होती है वेस्टर्न फिलोसफी। तो वेस्टर्न फिलोसफी में आपके जो सिलेबस में, स्पेशली डिप्लोमा के जो सिलेबस में, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है गाइस, हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन को और आपके सिलेबस को फोकस करने जा रहे हैं। ओके, तो आपके जो सिलेबस में है जनरली, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो है आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। इन तीनों में से जो आपके ज्यादा क्वेश्चन जो है वो उठाता है। ठीक है, तो अगर आप ये तीन भी करते हैं तो आपकी एजुकेशनल फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी का आपका एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए आपका पक्का है, इसमें से आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा जॉन डेवी जो कि प्रैग्मेटिज्म से कनेक्टेड है, इसके ऊपर ज्यादा चांसेस है आने के। ओके, फिर आपका हम इंडियन फिलोसफर, हम फिलोसफी की बात करें, इंडियन फिलोसफर की जब हम लोग बात करें तो गांधी जी हैं, अरविंदो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो विवेकानंद, ये चारों जो है आपका, इसमें से गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और विवेकानंद, ये तीनों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको सेशन में लेकर के आऊंगी। फिर आपकी थर्ड यूनिट आ जाती है एजेंसीज के ऊपर। क्या एजेंसीज है, तो यहाँ पे एजेंसीज पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो आपके 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी एक सीरीज आपको देने जा रही हूँ इसी इसी ही सेशन में। तो आई थिंक उससे बाहर कुछ ज्यादा देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ओके, और उसके बाद में इस यूनिट में, थर्ड यूनिट में हम लोग देखें तो रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा, 1 नंबर का तो है ही है, 5 नंबर का क्वेश्चन निकलने का। जैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को आपको पूछ सकता है 5 नंबर में, या फिर एनसीईआरटी के फंक्शन क्या है। ओके, और उसके बाद है एनसीटी, एनसीटी आपके इसमें एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी हम लोग एनसीटीई, यूजीसी, यूजीसी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एनसीईआरटी, एससीटी और एनसीटीई। ओके, ये आपके इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मैं इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप एनसीईआरटी, एनसीईटी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीटी। ओके, उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल और वेरियस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पर ट्रिक देती हूँ। ओके, जब हमारे पास समय कम हो, ठीक है, और जनरली ये बीएड के उसमें बहुत ज्यादा ये ट्रिक काम आता है। ठीक है, लेकिन आप लोग भी इसको फॉलो करते हैं। जब हमारे पास समय ज्यादा हो, ठीक है, सॉरी कम हो, और हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे यूनिट में आप देखिएगा कि आपके पास में ये 5 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 5 सब पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 3.1, अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूँ, 3.1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हमें, कई बार बच्चे पूछते हैं ना मैम इसमें से हम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें से क्या ऐसी चीज है जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, जब आपको इस तरह का कुछ हो तो एक ट्रिक फॉलो करिएगा आप लोग, एक पेपर में जरूर देखिएगा इसको फॉलो करके, कि आप जो करिएगा ना, 5 पॉइंट है, सब पॉइंट है, तो आप या तो 3.1, 2, 3 इसको उठा लीजिए। ठीक है, 3.1, 2, 3 इसको ले लीजिए। ठीक है, और या फिर, या तो इसको कवर कर लिए, लास्ट वाले तो छोड़ दीजिए। ठीक है, और या फिर आप क्या करिए, या फिर आप 3.3, 4 एंड 5 इसको पकड़ लीजिए। तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ देती हूँ कहीं नहीं जाने वाले, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि एज ए पेपर सेटर भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग जब सेट करते हैं, या फिर जो मैंने अदर जो पेपर्स मैंने देखे हैं या जब भी दिए हैं हमने पेपर, तो इस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि जनरली जो एग्जामिनर का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो ऊपर के जो 3 पार्ट होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन उठाता है, और नीचे के जो 3 पार्ट होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन उठाता है। तो आप लास्ट वाले दो या फर्स्ट वाले दो अगर छोड़ देते हैं, तो जो है मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं गाइस। ओके, और इम्पोर्टेंट तो ये, अगर आपका समय है तो आप कोशिश कीजिए कि हम सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके कवर करें। ठीक है, एक एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको पेपर को हैंडल करते हुए ध्यान में रखनी, कि उस क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता है ना, आप उसके बारे में लिख करके आइए। ठीक है, आप उसके बारे में लिख करके आइए, आपको उसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं ये मुझे अच्छे से नहीं आता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपको
टाइम को मैनेज करके रखना। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे टाइम को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हैं। शुरू के क्वेश्चंस में इतना ज्यादा समय दे देते हैं कि लास्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन पे आते हुए 5-7 लाइनें लिख करके और सोचते हैं कि हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो हो गया। तो आपको जो समय को ध्यान में रखना है कि मुझे इतने समय में, घड़ी का आप ध्यान रखिए, अपने टाइम को मैनेज करके चलिए कि कितने टाइम में मुझे 1 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर वाले करने हैं, टाइम कम रह रहा है तो एटलीस्ट हर क्वेश्चन को आप थोड़ा थोड़ा समय दे करके क्वेश्चन जरूर आप जो है लिख करके आइए। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जब भी आपका इस क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे, क्वेश्चन आप करते हैं, तो उसमें से 1 या 2 नंबर का चांसेस रह जाएगा, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो वहां तो जीरो है, तो वो तो क्वेश्चन का कुछ मार्क्स ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो और ऐसा नहीं होता कि हमें किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। कुछ चीजें आप समझते हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी आपने पहले भी ग्रेजुएशन में, +1 +2 में भी आप लोगों ने, हम लोग ने उससे पहले भी इसको पढ़ा हुआ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें हम लोग कॉमन सेंस के बेस पे भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि तैयारी नहीं करनी है, तैयारी जरूर करनी है हमने, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पास समय कम होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। जैसे इस पेपर का सिलेबस आपको बहुत वास्ट दिखाई देगा। ठीक है? तो इस सिचुएशन में आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज है कि ये ट्रिक को करिएगा कि पहले 3 सब पॉइंट या दूसरे लास्ट वाले 3 को पकड़िए। ओके? और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके? तो ये चीज है। तो कई बार बच्चे ऐसे टाइप पहले लिखने बैठ जाते हैं तो इतना समय दे देते हैं कि 1.5 घंटा तो 2 क्वेश्चन में ही निकाल देते हैं, और फिर पता चलता है अरे बाकी सारे तो छूट गए। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है? साइमल्टेनियसली आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस को आपको छेड़ते हुए चले जाना है। आप फटाफट से पहले 1 नंबर वाले कीजिए, फिर 2 नंबर। अगर कोई 2 नंबर में मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है और हमको लग रहा है कि हमें सोच के करें, उसको छोड़ दीजिए एक बारी। है ना? 5 नंबर वाले पे चल जाइए, उसमें जो जो आते हैं पहले उसको कर दीजिए, फिर लगता है 5 नंबर में एक नहीं आ रहा, उसको भी छोड़ दीजिए। है ना? क्योंकि सोचने में आपको ज्यादा समय लगने वाला है। फिर ऐसे टाइप वाला जो आता है उसको कर दीजिए। ओके? फिर वापस आइए, जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि इसको सोचना है हमें, है ना, तो वो आप जो है वो लास्ट में करिएगा। समझ में आ रही है? क्योंकि जिस जो चीज नहीं आ रही थी उसमें तो वैसे ही थोड़ा सा कम स्कोर होने वाला, लेकिन कम से कम जो आ रहा है उसके ऊपर हम अपना स्कोर क्यों कम करें। तो गैस ये छोटा सा मेरी तरफ से क्योंकि ये सीरीज फर्स्ट सीरीज है सेकेंड ईयर की, तो इसीलिए मैंने आपको इसको यहाँ पर इसको बताने का, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम किस तरह से हम लोग पेपर को हैंडल करें, हमारा पेपर छूट जाता है। लास्ट ईयर की जब हम लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन करी थी तब भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन पेपर छूट रहा है ना? तो अब तो पेपर का पैटर्न हमारे पास है, सारी चीजें हमारे पास है। अभी अभी आप लोगों ने एग्जाम भी दिया है, तो बिल्कुल ब्लैंक तो आप लोग है नहीं, बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं है ना आप। है ना? अभी हमने तैयारी भी करी थी, तो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है। तो अब जो है वो तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। अगर ठीक है, अभी आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि अगर बैक है तो अब यहाँ पे हमने स्कोर बेहतर करना है। मान लीजिए आप 18-19 नंबर से पास भी हो जाते हैं, लेकिन अब आपको एक भगवान ने एक चांस दिया है कि अब 18-19 नंबर पर नहीं रुकना है। अब हम इसको बेहतर स्कोर, है ना, 25-30 इससे ऊपर स्कोर लेकर के हमको जो है वो आना है। ठीक है? तो इस मौके का फायदा उठाना है हमने, और बिल्कुल पॉजिटिव वे से जो है वो प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे यूनिट को हम लोग देखते हैं। ठीक है? तो फोर्थ यूनिट जो है वो एजुकेशनल प्रोविजन इन इंडिया की बात कर रही है। यहाँ पे भी बहुत सारे एब्रीविएशन आने वाले हैं। एक्ट और पॉलिसीज यहाँ पर आ रही है गाइस, जैसे आरटीई एक्ट है ना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। बिल्कुल इससे नेक्स्ट सेशन आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे आने वाला है। ठीक है? उसमें सारी डिसेबिलिटीज को हम लोग जो है वो डिस्कस, बिल्कुल रेडी है गाइस आपका सेशन। तो ट्यूसडे को ये सेशन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे ऊपर आएगा आप लोगों का। तो वो आपका कई पेपर में आपको मदद करने वाला है, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, बीएड के स्टूडेंट हो। ठीक है? उसके बाद कमीशन है, एजुकेशन कमीशन है। ठीक है? तो इसमें जो कोठारी कमीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एजुकेशन जो कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर ये दोनों में से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है? एजुकेशन पॉलिसी 1986 की है, और उसके बाद में जो नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग अपकमिंग सेशंस में करने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है लास्ट जो यूनिट है गाइस वो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें हम स्पेशल स्कूल का ऑर्गेनाइजर, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है, यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। इंक्लूसिव स्कूल अब तो हम लोग सारा देख के आ चुके हैं इतने टाइम से। आप सेकेंड ईयर में 2 साल से आप लोग स्पेशल एजुकेशन में हैं, तो आपने हो सकता है बहुत सारे स्कूल्स को भी देखा हो, आपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट, है ना, ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं। स्कूल में रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, एजुकेशनल रजिस्टर होता है, एडमिशन रजिस्टर होता है ना, ये सारी चीजें, केस हिस्ट्री, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड,
ओके, सीसीई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गाइस, बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। ओके, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी कंडक्ट ऑफ टीचर, है ना, या टीचर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और एक सीसी, ये इंपॉर्टेंट है, और एक रिकॉर्डमेंट है, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं, तो ये यूनिट आपकी जो है वो कवर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे तो अभी आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये था कुछ सिलेबस का रिव्यू, और आपका क्या ट्रिक रहेगी, किस तरह से हम लोगों को एग्जाम को हैंडल करना है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल हमारे पास अभी समय है, साथ साथ में हम लोग तैयारी करेंगे। और एक रिसर्च है गाइस, और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस करा कि जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा ज्यादा ही स्पीड से चलता है। ओके, हमारी मेमोरी भी बड़ी फास्ट हो जाती है, जो चीजें मैं पूरे साल में समझनी है वो एग्जाम में एक दिन में समझ में आती है। तो इस समय का फायदा उठाइएगा गाइस, अब बिल्कुल फोकस सारी तरफ से हटा करके, है ना, अब रिजल्ट आ गया, अब फॉर्म भरा गया है, सारा अब रिलैक्स हो गया दिमाग, अभी कुछ कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, जहां से जैसा आप कंफर्टेबल है, जो भाषा आपको समझ में आ रही है, ठीक है, आप तैयारी कीजिए बस। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जाम आपका जो है वो किस फॉर्मेट में आता है। तो 4 पार्ट होते हैं आपके पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव में पहला होता है 1 नंबर का, जहाँ फुल फॉर्म आती है। फिर आता है आपका 2 नंबर का, जिसमें डेफिनेशंस होती हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के, और फिर होता है आपका 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आर यू रेडी फॉर एग्जाम्स? ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रेडी। ओके, लास्ट चांस है। और अभी सेकेंड ईयर में बहुत सीरियस होना, जिनकी सेकेंड ईयर में बैक है, आपको जान लगानी है, करो या मरो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी मौका आपका चूकता है, किसी भी तरह की कोई गलती होती है, तो गाइस आपके पूरा 1 साल बर्बाद होने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, वो वैकेंसी सब आपके हाथ से छूट जाएंगी। तो बस बिल्कुल ये करिएगा कि ये हमें 15-20 दिन की हमारी जो मेहनत है मार्च महीने की, भूल जाइए होली और भूल जाइए सारी चीजें। 15-20 दिन की जो मेहनत है ना, वो आपका पूरे 2 साल के लिए जो है, 2 साल की मेहनत को जो है वो फलीभूत करने वाली है। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू बी रेडी फॉर एग्जाम्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी नोट के साथ। एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा सेकेंड ईयर पेपर, ठीक है, सेमेस्टर नंबर 3। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चंस, मैंने आपको जैसा बोला था फुल फॉर्म, पूरे पेपर्स को, इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके जो है मैंने ये फुल फॉर्म्स निकाली है। सबसे पहले फुल फॉर्म है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। तो अभी तक जो लोग कॉपी पेन नहीं लाए हैं, जिन्होंने पहले भी सेशन अटेंड करे हैं, मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ गाइस, मल्टी सेंसरी अप्रोच आप लोग जो यूज कीजिए। सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। तो बेटर है कि वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए अपनी कॉपी पेन ये लेकर के आइए, और फिर उसके बाद जो है नोट्स बनाना साथ साथ शुरू कर दीजिए। तो अभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किस लिए सुनना कि मैम क्या बोल रही है, साथ साथ अपने नोट्स बनाइए क्लास की तरह कि मैम आपके सामने है और आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आधे घंटे का सेशन होगा, 1 घंटे का, इसमें आपको जो है काफी कुछ आप जो है वो कवर करने जा रहे हो। ओके, इसके ऊपर हम लोग 3 वीडियो आएंगे, इस पेपर के ऊपर में 3 वीडियो में जो है वो आपका जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। ठीक है, और सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है, तो 3 भी सेशन के अंदर जो है हम लोग इसको जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में क्या फुल फॉर्म होता है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो नेक्स्ट है गाइस एससीईआरटी। ऑफ कोर्स एससीईआरटी में सिर्फ स्टेट वर्ड बदलेगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है गाइस एनसीटी, एनसीटी होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, देन है आपका फिफ्थ है, सॉरी सीरियल नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो वो आप थोड़ा सा देखिएगा, थर्ड है, फोर्थ है, और देन फिफ्थ है एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ये 5 होगी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी एंड एनजीओ। कोई भी 2 आप इसको पेपर में एक्सपेक्ट, इस सिर्फ एक स्लाइड से आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नोट डाउन करिए गाइस, 2-3 बार रिवाइज करिए। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ना कहीं देखने की और ना किसी से पूछने की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, नेक्स्ट है आपका एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009।
2009 का शिक्षा का जो है वो अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट। देन है RPWD, ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ओके, तो नेक्स्ट है NPE 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की है। देन है, ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ओके, ये इसी पॉलिसी का 1986 का ही इम्प्लीमेंटेशन था, यानी आप उसको किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है उसका प्लान था एक तरह से। तो फर्दर सेशन में हम लोग इसको डिस्कस भी करने जा रहे हैं। CC कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, CCE, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 नंबर में इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरी तरफ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिएगा। RTE एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ओके, देन है 3R रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, जिसके ऊपर फुल सेशन भी आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। अपकमिंग आपके प्रीवियस ईयर में आपका जो था उसमें आपका ये वाला सेशन आया था, और अभी भी आपका इस सेकंड ईयर में भी रहेगा ये वाला टर्म 3R रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं गाइस जो ओवरलैप करते हैं। हो सकता है ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको किसी और पेपर में भी देखने के लिए मिले। तो मेरी सलाह ये है कि जैसे अब 7th है, फिर हम लोग 8th 9th इस तरह से पेपर डिस्कस करेंगे, तो आप क्या करिएगा, जो एब्रीवेशंस है ना, जितने भी फुल फॉर्म है उनको आप एक अलग से शीट के ऊपर जो है वो रजिस्टर की जैसे बीच का पिन या इस तरह से निकाल के करिएगा, ताकि इसमें से तो कोई 5 में से 5 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, इसमें तो कोई एक भी क्वेश्चन हमारा जो है वो नहीं जाना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये जो है आप अलग से शीट बनाए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब हम लोग, कई बच्चे बहुत दूर से ट्रेवल करके जाते हैं पेपर देने के लिए, है ना, कई आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जब सफर कर रहे हैं तब भी इसको अपने साथ रख सकते हैं, 3-4 बार रिवाइज कर सकते हैं। कई बार बच्चे ऐसे थे कि नोटबुक कॉपी ये सब हम नहीं लेके जाते, लेकिन आप इस तरह से अगर एब्रीवेशन सारे पेपर्स की, क्योंकि एब्रीवेशन आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ इसी पेपर में आएगी, ये एब्रीवेशन आपको पिछले साल फर्स्ट ईयर में भी आपको देखने के लिए मिली होगी, आपको ये किसी और पेपर, अभी सेकंड ईयर में 6 पेपर है ना, हर सेमेस्टर में आपको 3 पेपर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये वाले जो एब्रीवेशन है आपको किसी और पेपर में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एब्रीवेशन का आप जो है एक अलग से शीट बनाइएगा, ताकि उसको बार बार हम लोग जो है वो रिवाइज कर सके। 4H, 4H क्या होता है, हेड हार्ट हैंड एंड हेल्थ। 4H क्या होता है, 3R रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, जनरली जो स्पेशल एजुकेशन में हम लोग एकेडमिक्स के लिए यूज करते हैं, और 4H का इस होता है हेड हार्ट हैंड एंड हेल्थ। जो गांधी जी ने जो डेफिनेशन दी थी एजुकेशन, ये वहां से टर्म लिया गया है। एनसी जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4H कहाँ से आ गया, हमने तो 3R पढ़ा हुआ है। ओके, देन NCF है गाइस, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो ये कुछ एब्रीवेशन थी जो इस पेपर से आई हैं गाइस। तो जैसा मैंने आपको बताया, एब्रीवेशन ओवरलैप हो सकती हैं, किसी और पेपर की इसमें आ सकती हैं, और ये वाले इस पेपर की किसी और पेपर में भी आ सकती हैं। ओके, तो वो चीज आपको देखनी है, तो आप एक शीट बनाइएगा, आप चाहे PDF बना करके अपने फोन में भी रख सकते हैं, और आप इसको रोज जो है कम से कम 1-2 बार तो जरूर रिवाइज करिए। तो मतलब ही नहीं कि आपके 5 नंबर तो कहीं भी चले जाएं, बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमारी जो है ना अच्छा स्कोर करने की गारंटी जो है वो और बढ़ जाती है। ओके, तो चलिए आई स्टार्ट करते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहेंगे इस सेशन में, एजुकेशन है ना, एजुकेशन के ऊपर 2 नंबर में पूछ सकता है, कोई भी एक डेफिनेशन को आप डिफाइन करिए। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, आप गूगल पे भी जाकर के देखिए तो इतनी सारी स्लाइड्स आपको विद पिक्चर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप कोई भी अपनी मनपसंद जो भी आपको समझ में आए, आप एजुकेशन की डेफिनेशन, वेदर हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज बाधा नहीं है बिल्कुल, लैंग्वेज की कोई वहां पे वो नहीं आनी चाहिए गाइस। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गई, जब हम लोग एब्रीवेशन की बात करते हैं गाइस, जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, NCM, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्रेमवर्क की स्पेलिंग भूल गए, ओके, करिकुलम की स्पेलिंग भूल गए, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन मत भूलिएगा कि ये जो है फुल फॉर्म है ना, ये इसका एब्रीविएशन है, आपको इसको एक्सपेंड करना है, आपको इसका विस्तार करना है, ना कि इसका ट्रांसलेशन लिखना है। आप करिकुलम को पाठ्यक्रम नहीं लिख सकते यहाँ पे, लेकिन करिकुलम को आप हिंदी में लिख सकते हैं। ओके, फ्रेमवर्क को आप हिंदी में लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी। बच्चे क्या करते हैं, जब उनको इंग्लिश में आपको उनको स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है या नहीं समझ में आता है, तो क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं।
इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट नहीं करना, आपसे वो इसका अर्थ नहीं पूछ रहा है, आपसे वो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ रहा है। तो जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे, हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ, तो गलत नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन आप हेड की जगह सिर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, हार्ट की जगह हृदय लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ आ गई बात की? तो ये चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती थी, सारे पेपर्स के लिए कॉमन चीज रहेगी। नाउ व्हाट इज द एजुकेशन? एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द in the individual which enable him to control his environment and fulfill his possibilities. जॉन डीवी ने ये डेफिनेशन दे रखी है कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस कैपेसिटी, व्यक्ति के अंदर की सभी क्षमताओं का विकास करना होती है। हमें शिक्षा की क्या जरूरत है? व्यक्ति इंसान को ही क्यों? क्योंकि हम सोशल बीइंग है, हम समाज में रहते हैं। समाज में रहते हुए हमें अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को जो है वो नियंत्रण करना होता है, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होता है, एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो जो शिक्षा है वो व्यक्ति को अपने समाज में, अपने आसपास के वातावरण में जो है एडजस्ट करना जो है वो सिखाती है। ओके, तो और आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटीज हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, वो जो इनहेरेंट कैपेबिलिटीज हैं, उनको उभारना, उनको विकसित करना शिक्षा का काम होता है। ये डेफिनेशन किन्होंने दी है? जॉन डीवी ने दे रखी है। ठीक है, आगे है गाइस ब्रॉड डेफिनेशन की हम लोग बात करें। मैंने एक एक डेफिनेशन यहाँ पर ली है, तो ये गांधी जी ने दे रखी है। ब्रॉड डेफिनेशन क्या? इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जनरली हम लोग सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमारी शिक्षा खत्म, हमने पीजी कर ली, हमारी शिक्षा खत्म। नहीं, शिक्षा लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस है ना। जिसने सीखना बंद कर दिया, समझ लो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। सीखना हमें जिंदगी भर सीखना है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, समय, देश तक सीमित नहीं है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति, समय, स्थान तक सीमित नहीं है कि हम इस देश के व्यक्ति सीखते हैं या इस स्थान में रहने वाले या इस समय पर ही हम लोग जो सीखते हैं। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी चीज यहाँ पे गांधी जी ने क्या बोली है? दूसरी चीज यहाँ पे बताई है, 4H की बात करें, जिसे अभी मैंने एब्रीवेशन में बताया था, हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। ओके, शिक्षा से मेरा मतलब बच्चे और आदमी के शरीर, मन, आत्मा में सर्वश्रेष्ठ और सर्वांगीण विकास क्या होगा, है ना। यहाँ पे सिर का मतलब क्या है, हृदय का मतलब क्या है। अब मैं अगर वन लाइन में आपको कोई एजुकेशन का मीनिंग आपको जो है वो बताने को बोले, तो यू कैन से दैट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कैसा डेवलपमेंट? ओवरऑल, चहुमुखी विकास। और चहुमुखी विकास कब होगा बच्चे का? जब उसका हेड का होगा। हेड से यहाँ पे डिनोट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हार्ट की जब हम लोग बात करते हैं, दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, हैंड की जब हम लोग बात करते हैं, दैट इज स्किल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट की बात, मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करें तो ये जब सारी चीजें, बच्चा फिजिकली फिट होगा, बच्चा स्किल्ड होगा, मोटर डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करेंगे, तभी तो उसको ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना, है ना। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात गांधी जी ने जो है वो करी है। तो दिस इज हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। ओके, आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। तो अगर ब्रॉड डेफिनेशन की हम लोग बात करें, तो आप ये डेफिनेशन ले सकते हैं। बाकी डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो मनपसंद डेफिनेशन हो। लेकिन एक डेफिनेशन मत याद करके जाइएगा, कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन याद करेगा, तो आपको जाकर के कहीं एक डेफिनेशन वहां पे सही याद आएगी। जब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, या पर्टिकुलरली कई बार वो पूछ भी लेते हैं, है ना। डिप्लोमा में तो चांसेस नहीं है, लेकिन हायर स्टडीज में क्या होता है, पूछ लेते हैं गांधी जी ने क्या कहा है, विवेकानंद जी ने शिक्षा को कैसे एक्सप्लेन करा है, लाइक दैट। तो आपको जो है, अगर गांधी जी से आप लिख रहे हैं, तो गांधी जी का एक एक शब्द जो उन्होंने कहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपने अपने शब्द उसमें डाल दिए, तो वो क्या होगा, वो आपकी परिभाषा हो जाएगी, गांधी जी की वाली परिभाषा नहीं रहने वाली। समझ आ गई? तो जब हम किसी भी राइटर, किसी भी फिलोसफर की बात करते हैं कि ये डेफिनेशन उन्होंने दी है, तो आपको जो है क्या करना होगा, आपको उनका एक एक शब्द जो है एज इट इज जो है वो लिखना होगा। क्लियर? आगे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। जैसा कि जब आप लोग डेफिनेशन तो 3 करेंगे, तो करेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिकली जो है, करेक्टरिस्टिक्स हमेशा डेफिनेशन से ही आती है। ओके, दैट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, इनहेरेंट पावर ऑफ अ चाइल्ड। शिक्षा किसी को डालनी नहीं है, टीचर कोई ऊपर से ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चे को दे देता है कि ये लो जी ये शिक्षा है, ऐसा नहीं है। शिक्षा क्या होती है? इनहेरेंट पावर होती है, छुपी हुई क्षमता होती है, अंतर्निहित ऑलरेडी हर बच्चे के अंदर शिक्षा है। और वो, लेकिन उसको बाहर कौन निकालता है? बाहर निकालता है एनवायरमेंट। ओके, इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति के विकास में 2 चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो हेरिडिटी, ठीक है, और दूसरा होता है एनवायरमेंट।
ठीक है। तो शिक्षा में एनवायरनमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि क्षमताएं तो हर बच्चे के अंदर है। ओके, क्षमता तो एक आप बोलेंगे कि डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, उसके अंदर भी क्षमता है, लेकिन आपको पहचानने की जरूरत है। जो आप स्पेशल एजुकेशन के थ्रू आप सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं कि इनके अंदर भी हम, अदरवाइज तो सोसाइटी में तो बोलते हैं ये क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम सीख रहे हैं ना कि वो काफी कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर भी एबिलिटीज है ना। लेकिन उन एबिलिटीज को हमको पहचानने की जरूरत है। देन डायनेमिक प्रोसेस नॉट स्टैटिक, ये क्या है, गतिशील प्रक्रिया। आप स्थिर रह करके, या फिर आप जो है आप जो है पैसिव रह करके कि बस कुछ करना ना पड़े और हम जो है वो शिक्षा ग्रहण कर ले, तो नॉट पॉसिबल। आपको जो है गतिशील रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। एजुकेशन कैसी है, एक्टिव प्रोसेस है। अब जो स्टूडेंट है जिसको कुछ सीखना है, ही मस्ट बी एक्टिव, उसको एक्टिव होना जो है वो बहुत जरूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ये ट्राइपोलर प्रोसेस का क्या मतलब है, त्रिध्रुवीय, यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस की, तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा आपका टीचर, ठीक है। पहले बोला जाता था कि यू नो बाइपोलर है, दो तरह के, दो ध्रुव है। अब दो ध्रुव में क्या होता था, टीचर है और कंटेंट है। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, तो टीचर, स्टूडेंट, और तीसरा है आपका करिकुलम। ये तीन, इसको इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस, है ना। और तीनों के बिना आप शिक्षा की कल्पना जो है वो नहीं कर सकते, तीनों के बिना शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। टीचर भी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट भी होना उतना इंपॉर्टेंट है, और बिना कंटेंट के तो दोनों क्या करेंगे, है ना। बिना कंटेंट के तो दोनों का कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ओके, प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, व्यवहार को संशोधित करने की प्रक्रिया है। मॉडिफाइंग बिहेवियर, शिक्षा के द्वारा हम लोग नए नए स्किल सीख रहे हैं, लर्निंग हो रही है हमें, तो हमारा जो व्यवहार है, जब हम शिक्षा लेते हैं तो उस व्यवहार में बदलाव आता है, उस व्यवहार में बदलाव आता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे कॉग्निटिव लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, है ना, भावनात्मक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो। तो कहते हैं ना, पढ़े लिखे हो, आपको इतना नहीं पता है ना, तो आपके व्यवहार से झलकना चाहिए कि आप वो पढ़े लिखे हो। तो वह शिक्षा जो है हमारे व्यवहार को संशोधित करने में मदद करती है। क्लियर। नेक्स्ट है गाइस, ये तो थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन एनवायरनमेंट। शिक्षा, जैसा कि बताया कि हमें शिक्षा की क्यों जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें सोशल बीइंग है, हमें वातावरण में रहते हुए जो है कि अपने आप को एडजस्ट करना है, समायोजन की प्रक्रिया। इट इज अ सोशल प्रोसेस, ये सामाजिक प्रक्रिया है। इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। शिक्षा ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल होती है कि जो स्कूल जाते हैं उन्हें ही शिक्षा मिलती है, नहीं। शिक्षा तो बच्चा जिस दिन पैदा होता है वहीं से ही शुरू हो जाती है। और पहली टीचर कौन होती है, मदर। पहली टीचर कौन होती है, मदर होती है, ठीक है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन तो तब से ही शुरू हो जाती है। और फॉर्मल, बच्चा पहले तो 6 साल में भेजा जाता था स्कूल को, स्कूल। आज भैया 3 साल में, 2.5 साल में ही बच्चे को भेज दिया जा रहा है, चाहे वो प्ले स्कूल जा रहा है, किंडरगार्टन में जा रहा है, लेकिन वो फिर तो वहां से आपकी फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा शुरू हो गई। और एक होती है आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आप हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, आपके निरौपचारिक शिक्षा, या दोनों जगह अनौपचारिक है, लेकिन निरौपचारिक होती है। निरौपचारिक मतलब कि दोनों का मिला जुला रूप, जहाँ फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है कुछ चीजें, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। लाइक डिस्टेंस एजुकेशन जिसे आप लोग कहते हैं, एंड एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर क्या होगा, हमारे अनुभवों में जो है वो, हमारे अनुभवों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप सीखते हैं कोई भी चीज, है ना, चाहे आप फॉर्मल वे में सीखे, इनफॉर्मल सीखे, या नॉन फॉर्मल वे में सीखे, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंस है उनमें जो है वो बढ़ोतरी होती है, उनमें जो है वो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन आता है। क्लियर। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, करेक्टर बिल्डिंग, है ना, चरित्र निर्माण। शिक्षा से एक बच्चे का जो है क्या होता है, करेक्टर, है ना। आपका शिक्षा आपका करेक्टर दिखाता है कि आप कितने शिक्षित हो। ओके, तो शिक्षा से क्या होता है, व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। ये हम जब कोई भी स्कूल छोड़ते हैं, चाहे आप 10वीं के बाद आप छोड़ लीजिए, या फिर आप है ना ट्रांसफर सर्टिफिकेट बीच में से आप छोड़ करके लेते हैं, या +2 के बाद लेते हैं, तो आपको क्या दिया जाता है, इवन ग्रेजुएशन करिए, बीएड कर रहे हैं कहीं से, अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप उस कॉलेज को छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट में करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बिना आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला है ना। तो शिक्षा आपका क्या है, करेक्टर जो है वो आपका जो है वो
बिल्डिंग करती है, निर्माण होता है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। कोई भी शिक्षा हो, वेदर जनरल एजुकेशन हो या स्पेशल एजुकेशन हो, कहाँ पर जाकर के उसका हम लोग फॉर्मल एंड कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन पे जाकर के, है ना। शिक्षित होने पे क्या माना जाता है कि हाँ, हम लोग ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद नौकरी मिली कि नहीं मिली, है ना। क्यों? ताकि ये शिक्षा ने हमारे को ना केवल हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग करी है, बल्कि हम इंडिपेंडेंटली, जो अभी तक हम पेरेंट्स पे डिपेंड थे, पेरेंट्स हमारी फीस दे रहे थे, पेरेंट्स हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, लेकिन आज अगर हम शिक्षित हैं, तो आज जो है हम लोग किसी ना किसी व्यवसाय में जा सकते हैं, कोई ना कोई हमें नौकरी मिल सकती है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी आजीविका का साधन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड शिक्षा, आपके अनुभव, उससे अनुभव मिल रहे हैं, आपको बहुत सारी स्किल सीखने के लिए मिल रही है, और उन स्किल्स के द्वारा आप जो है अपनी आजीविका को कमा सकते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन, शिक्षा ही है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, आप जो है शिक्षा को जो है वो हम एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे वो ग्रंथों के माध्यम से हो। क्या होता था, है ना, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्या, तो ये चीजें जो हमारा कल्चर क्या है, उसको किस तरह से हम लोग, कोई देश के बाहर भी जा रहा है तो अपने कल्चर को, संस्कृति को किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस संस्कृति को, वो आपके व्यवहार से झलकेगी वो संस्कृति, आप लोग कि आप किस देश के रहने वाले हो। समझ रहे हैं ना बात को। तो कल्चरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन वो है शिक्षा के माध्यम से ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक दक्षता, जैसा कि आपको बताया कि सामाजिक रूप से हमें एफिशिएंस बनाती है, सामाजिक रूप से दक्ष बनाती है। सोशली हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल बीइंग है, तो शिक्षा ही हमारे को जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में मदद करती है, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, ताकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर पाए। ओके, क्योंकि हम लोग जंगल में तो नहीं रह रहे हैं ना कि जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। हमारे आस पड़ोस में भी लोग हैं, नेबरहुड भी है हमारा, तो हमको क्या करना होगा, हमको उनके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो नेक्स्ट है इनकलकेटिंग वैल्यूज एंड एथोस। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही हमारे अंदर वैल्यूज, मूल्यों का, लोकाचार जो है वो विकसित होते हैं, हमें पता चलता है। ठीक है, हमारे आसपास के बारे में क्या सही है क्या गलत है ना, उनके बारे में जो है हमें जानकारी जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही मिलती है। न केवल जानकारी मिलती है, बल्कि वो वैल्यूज को हम लोग इनकलकेट करते हैं, अपने अंदर विकसित करते हैं, और उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, हमारे हमारे व्यवहार से वो वैल्यूज जो है वो झलकती हैं। ठीक है, व्यक्ति देख करके बोलेगा ये झूठ नहीं बोल सकता है ना, ये चोरी नहीं कर सकता। तो ये वैल्यू सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं, आपके अंदर झलकना। तो ये बेसिक 5 उद्देश्य हैं जो आपके सिलेबस से ही लिए गए। अब एक एक को आपको 2 नंबर में ये एक्सप्लेन करने के लिए भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यदि 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन, 5 नंबर में आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक पूरा सब पॉइंट है इसके ऊपर आपका, आई थिंक 3.3। ओके, नेक्स्ट गाइस मूव करते हैं। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फंक्शन क्या है, तो इंडिविजुअल फंक्शन और सोशल फंक्शन। ठीक है, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो शिक्षा जो है वो बहुत ही जरूरी है। इंडिविजुअल फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं जस्ट पॉइंट्स को आपको बताती चलूंगी, अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करते चले जाइए। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इननेट पावर्स, हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करना, व्यवहार को मॉडिफाई करना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर एडल्ट लाइफ, हम अपनी आजीविका को कमा सके, हम जब एडल्ट होते हैं, वयस्क होंगे, तो अपनी जिम्मेवारी को जो उठा सके, न केवल अपनी जिम्मेवारी को, अपने माता पिता की और अपने परिवार की जिम्मेवारी को उठा सके, और अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर कर सके। सेल्फ रियलाइजेशन, हम क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जो है हम लोग जान पाए, वो शिक्षा के माध्यम से ही जान सकते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है शिक्षा के द्वारा। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ये सारे व्यक्तिगत है, जो हर व्यक्ति के पर्सनल तौर पे जो है वो फंक्शंस होते हैं, शिक्षा के द्वारा जो है वो होते हैं। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन, ना केवल हम संस्कृति का संरक्षण करके रखते हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, बल्कि हम उसको दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते भी हैं, तो उसका माध्यम जो है वो शिक्षा है। ओके, एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अब सतयुग के समय की कुछ है चीजें, या फिर कलयुग के, जो हम जो इस समय पे हम बच्चों को कोई चीज देना चाह रहे हैं, तो धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम उनको, हमारे सिलेबस में वो धर्म ग्रंथ जुड़े हुए हैं,
ठीक है, उससे हम अपनी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम वहां जाए बिना भी हम उस कल्चर को समझ पा रहे हैं। तो ये किस तरह से आपको पता चल रही है वेस्टर्न जो कल्चर के बारे में, वो आपको शिक्षा के माध्यम से ही पता चल रहा है। एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव जो है उनका संवर्धन होता है, हमारे अनुभवों को जो है उनमें बढ़ोतरी होती है, हमारे एक्सपीरियंस जो है वो विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो है व्यक्तिगत कारण। अब है आपके सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या है? ट्रेनिंग टू बी अ गुड सिटीजन। शिक्षा के माध्यम से हमें, क्योंकि हम अब सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं है, हमारा परिवार जो है वो समाज का अभिन्न अंग है ना। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप। हम उस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। और आज का जो बच्चा है वो कल का जो है वो एक नागरिक बनने जा रहा है, देश का नागरिक है, देश का भविष्य है। ठीक है, तो वहां ये उसकी जो शुरुआत होगी वो शिक्षा के माध्यम से बचपन से ही हो जाएगी। तो हमें शिक्षा के माध्यम से एक अच्छा नागरिक बनने का जो है वो प्रशिक्षण जो है वो मिलता है। देन सोशल रिफॉर्म, समाज में सुधार, क्या क्या चीजें सही नहीं है उनका बदलाव किस तरह से आएगा, शिक्षा के माध्यम से उसे हमें समझ पड़ेगी, और उसी के द्वारा ही हम ये रिफॉर्म्स जो है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे राजा राम मोहन राय ने करे हैं, चाहे विवेकानंद की हम लोग बात करें, जितने भी हमारे ये, चाहे गांधी जी ने करे हैं, तो ये जितने भी हमारे जो है वो समाज सुधारक बोलिए या एजुकेशनल फिलोसफर्स बोलिए, वो सब जो है वेल एजुकेटेड थे। वेल एजुकेटेड थे तो उन्होंने समस्याओं को समझा, और उसी समस्या को समझने के बाद ही वो समाज में सुधार जो है वो ला पाए। और आज आप उनको अपने सिलेबस में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो उसका माध्यम जो है वो क्या है? शिक्षा है। वो कि शिक्षा हमारी समझ को जो है वो बढ़ाती है ना, हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। देन वोकेशनल एफिशिएंसी की बात आती है, व्यवसायिक दक्षता। ओके, देन और व्यवसायिक दक्षता आपको बताइए बेहतर। अब देखिए, आप अपनी चाहे स्पेशल एजुकेशन की बात करें, जनरल एजुकेशन को तो आप जानते ही है कि हम लोग जो है ना ग्रेजुएशन करके कुछ लोग जॉब के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ लोग डॉक्टरेट डिग्री, है ना, अलग। फिर हम उसके बाद कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, है ना, हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, हमारी आपकी बेसिक एजुकेशन है। तो ये खत्म कहाँ पे? इवन आप स्पेशल एजुकेशन की भी बात करें तो आप देखिए अपनी चेकलिस्ट को, एफएससीबी की जो चेकलिस्ट है वो जाके कहाँ पे खत्म हो रही है? वो जाकर के वोकेशनल एजुकेशन पे खत्म हो रही है। यानी हम एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड के लिए भी हम लोग जब बात करें तो वो भी हम कह रहे हैं कि विशेष शिक्षा दे के भी उसको क्या करना है, जब वो समाज में जाए स्कूल से वापस, तो वो अपना जो है वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी आजीविका को जो है वो कमा सके। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द व्यवहार, बिहेवियर। ओके, देन सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। हम सोसाइटी को क्या देते हैं? स्किल्ड व्यक्ति देते हैं, मानव शक्ति, कुशल व्यक्ति, है ना। तो वो हर हर तरीके से, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, है ना। तो हम क्या करें? स्किल्ड पर्सन जो है वो शिक्षित, हमारे पास में क्या आता है? बच्चा एक कोरे कागज की तरह आता है ना, एक कच्ची मिट्टी की तरह। हम उसको शेप दे करके, कोई डॉक्टर बन के निकल रहा है, कोई टीचर बन के निकल रहा है, कोई इंजीनियर बन के निकल रहा है, कोई साइंटिस्ट बन के निकल रहा है, और सबका माध्यम क्या है? सिर्फ एजुकेशन है। तो ये सोसाइटी को कैसे मिल रही है स्किल्ड पर्सन? ओनली ओनली थ्रू एजुकेशन। मोरल ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो जो है उनमें नैतिकता कूट कूट कर भरी होगी, उन्हें सही गलत की समझ होगी, सही गलत का वो निर्णय ले सकेंगे। तो ये हमारे क्या है? सोशल फंक्शंस है। तो कुछ इंडिविजुअल फंक्शंस है जैसा मैंने आपको बताया, और ये आपके सोशल फंक्शन। तो एक एक पॉइंट आप लिखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है ये भी गाइस, आपका फंक्शंस क्या होते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि आप सामाजिक कार्य क्या है शिक्षा के? 2 नंबर में कोई सामाजिक कार्य बताइए, कोई दो, तो 2 नंबर में आपको 3 से 4 सामाजिक कार्य लिखने हैं। लेकिन यही क्वेश्चन जब 5 नंबर में आ जाएगा गाइस, तो आपको जो है वो शिक्षा का अर्थ देते हुए, डेफिनेशन देते हुए, फिर आपको इन पॉइंट्स को लिख के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से जो है वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ ये पहला सेशन है आपका सेकंड ईयर का। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना पेपर को किस तरह से हैंडल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि अब हमारे पास दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है ना। ये री का पेपर है, बैक आपकी सप्लीमेंट्री का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास चांस नहीं है कि हमें एक और मौका मिलेगा अभी, और इवन उसको बेटर परफॉर्मेंस हमको देनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। अब दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शिक्षा के कार्य की हम लोग जब बात करें, फंक्शंस की, तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है। ये आपके पॉइंट आपके सिलेबस में एज इट इज आपको दे रखे कि नेशनल इंटीग्रेशन में शिक्षा की क्या भूमिका है, राष्ट्रीय एकता, inculcating in the student a sense of respect for different cultures, है ना। स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट कल्चर, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो,
ईस्टर्न कल्चर हो, सबकी जो है वो उनके प्रति सम्मान की भावना है ना, वो शिक्षा के माध्यम से ही आएगी। ठीक है। और फिर है डेवलपमेंटिंग डिजायरेबल बिहेवियर, व्यक्ति के अंदर कैसा बिहेवियर चाहिए, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कौन कर सकता है, ये शिक्षा ही जो है, शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, है ना, देशभक्ति की भावना शिक्षा के द्वारा ही हम लोग जो है, अब देखते हैं ना हम लोग जब बच्चों को निबंध लिखवाए जाते हैं, या बहुत सारी कविताएं आती है, या बहुत सारे गद्यांश इस तरह के होते हैं जो देशभक्ति के बारे में हमारे को बताते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कोई भी कंटेंट चाहे वो स्टोरी के माध्यम से डाला डाला जाए, चाहे वो पोएम, चाहे वो लैंग्वेज के हिंदी में हो, इंग्लिश में, किसी में भी हो, चाहे वो सोशल साइंस के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, उसका कोई ना कोई उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे। डेवलपिंग वोकेशनल स्किल्स इन द स्टूडेंट, इनमें से जब सारे टॉपिक्स जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, है ना, वो जो है वो डिनोट हो रहे हैं। फिर है आपके वोकेशनल स्किल्स, जैसे हम लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। देन इंट्रोड्यूसिंग अ कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन। देखिए, पब्लिक एजुकेशन का एक कॉमन स्कूल सिस्टम, तो ये सारी चीजें क्या, इंटीग्रेशन, एकीकृत की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो हम सिस्टम है ना हमारा कि जैसे एनईपी का आया है, तो 5+3 3 4 की बात हम लोग कर रहे हैं, या फिर आप जो है एक एक सिस्टमेटिक रूप से, है ना, एक 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 देश में जो है वो एजुकेशन का, एक एजुकेशन पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है, ताकि एक एकीकृत रूप में, एक कॉमन वे में जो है पूरे देश में जो है वो शिक्षा का ढांचा जो है वो विकसित हो। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में, दूसरा है सोशल इंटीग्रेशन, ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। पहला था नेशनल इंटीग्रेशन, दूसरा है सोशल इंटीग्रेशन, है ना, इसके द्वारा हम अपनी सोसाइटी में पीस एंड हार्मोनी यानी शांति और सद्भाव को जो है वो हम लोग जो है वो विकसित कर सकते हैं। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज ए crucial to the creating a strong united country। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक रूप से और जो है वो राष्ट्रीय रूप से एकीकरण, है ना, देश की एकता मजबूत बनाना। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश की विशेषता है। तो ये एकीकरण जो है वो हमारे देश को, हमारे देश की यूनिटी को, हमारे देश की जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको और ज्यादा जो है वो सॉलिड बना रहा है। ओके, विच इज एन एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर ऑल प्रोग्रेस। जितने भी तरह की उन्नति है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से है, चाहे वो सोशल रूप से है, चाहे वो देश की, क्योंकि हम देश का अभिन्न अंग है। ठीक है। देश हमसे ही मिलकर के बन रहा है। ओके। तो इसके लिए जो है वो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन जो है, सामाजिक एकीकरण जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सामाजिक एकीकरण के थ्रू ही जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो होगा। प्राइम कंसर्न ऑफ एजुकेशन इज टू इवॉल्व। अब सोशल इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, तो प्राइम कंसर्न, मुख्य चिंता क्या है शिक्षा की, evolve the good, the true and divine in man, so to establish a moral life in world, it should essentially make a man pious, परफेक्ट एंड ट्रुथफुल। तो देश, बच्चों को किस तरह से हमें बनाना है, शिक्षा के माध्यम से, है ना, एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक सच्चा नागरिक बनाना है, एक डिवाइन, दिव्य व्यक्ति बनाना है। ठीक है। ताकि वो अपने जीवन का जो हमारा अल्टीमेट एम है, खुद को पहचानना, परमात्मा को जानना। ठीक है। तो अल्टीमेट आपका जो है ना अंतिम लक्ष्य यही है ना हमारा, ताकि दुनिया में एक नैतिक जीवन, क्योंकि नैतिकता जो है वो जितने भी हमारे जो उद्देश्य है उन सब का बेस है। ओके। तो ये जो है आपका सोशल इंटीग्रेशन और शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। ओके। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जैसा मैंने आपको बताया था, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। ओके। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, औपचारिक शिक्षा, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग डायरेक्टली स्कूल की हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे को स्कूल भेजा जाता है 3 साल की एज में, या 6 साल से सरकारी स्कूल में आपका जो है वो पहली कक्षा में बच्चे का एडमिशन होता है, तो दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। ओके। तो डायरेक्ट और फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। जब आप ये ध्यान में रखेंगे ना, स्कूल कॉलेज, आप इसको ध्यान में रखिए, तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी बहुत आसान हो जाएगी। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, लैब, यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन होती है, ये सारी इसकी एजेंसीज हैं। ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसीज की जब हम बात करें तो ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब जब इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारी चीज जो है अपने आप समझ में आ जाएंगी। डायरेक्ट और फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का, सामने सामने बैठ करके, एक पर्टिकुलर क्लास होगी, एक पर्टिकुलर टीचर होगी, स्टूडेंट्स होंगे, इस क्लास के सेक्शंस होंगे। ठीक है। पर्टिकुलर प्लेस होता है कि इस स्कूल में एडमिशन है, यहाँ पे जाना है, इस क्लास में है। क्यूरियोसिटी में स्टूडेंट, क्योंकि रोज हम लोग बच्चे मिल रहे हैं,
तो रोज की हमारे को क्या होगी, क्यूरियोसिटी होगी, मेंटल प्रेशर होता है इवैल्यूएशन का, फिक्स टाइम पीरियड होता है करिकुलम का, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, और पहले से ही सब कुछ निर्धारित होता है, इस समय पे पेपर होगा, इस समय पे ये एग्जाम होगा, इस समय पे ये होगा, है ना। तो ये सारी चीजें, डेट शीट होती है, सब कुछ होता है, तो फिक्स होता है सारी चीजें, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, एवरीथिंग। दिस इज फॉर्मल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है गाइस इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन इनडायरेक्ट, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आप जब आप इनफॉर्मल एजुकेशन करेंगे ना, तो इसकी एजेंसीज को ध्यान में रखिएगा। ये तो यहाँ एजेंसीज क्या है, घर परिवार, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप, प्ले ग्रुप, इनफॉर्मल, है ना। माता पिता से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से कुछ सीख रहे हैं, अपने समुदाय से, अपने खेलने वाले जो बच्चे हैं उनके थ्रू हम लोग अपने फ्रेंड से सीख रहे हैं, तो ये सारा क्या इनफॉर्मल है, जहाँ कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, कोई भी टीचर हो सकता है, माँ भी टीचर हो सकती है, पिता भी टीचर हो सकता है, हमारा दोस्त भी टीचर हो सकता है, टीचर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक 2 साल का बच्चा भी एक 50 साल के इंसान को कुछ सिखा सकता है। दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत नहीं, इनडायरेक्ट होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये चीज ध्यान में, नेचुरल प्रोसेस होती है, अनकॉन्शियस होता है, हम कोई सीखने नहीं बैठते कि मुझे सिखा दो, हम उनके व्यवहार से, हम उनके अनुभवों से जो है चीजों को सीख जाते हैं। ओके, लैक ऑफ मेंटर, यहाँ कोई एग्जाम नहीं होता है कि आपको कोई पेपर, हमने मम्मी से कुछ सीखा तो उसका एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल एजेंसीज होते हैं, इनफॉर्मल उद्देश्य होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, कोई स्पेसिफिक कंटेंट या टाइम टेबल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन निरौपचारिक शिक्षा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इसकी भी हम लोग देख लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है गाइस, एडल्ट एजुकेशन की जब हम लोग बात करें, डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है ना, डिस्टेंस एजुकेशन, एक्सटेंशन, लेक्चर हो गया, सेमिनार हो गया, एक मिनट है ना, तो देखिए, एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, एक्सटेंशन, लेक्चर, सेमिनार, जो सिलेबस से हट करके वर्कशॉप हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, सीआरई प्रोग्राम हो रहा है, तो ये सारे क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दोनों का मिला जुला रूप है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एडमिशन की कोई चीजों में जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी फीस लगनी है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक होता है ये भी, है ना, क्योंकि दोनों का मिला जुला रूप है, तो थोड़ा सा फॉर्मल होगा, थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा, दैट इज नॉन फॉर्मल। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, देखते हैं ना, लाइक आपको याद रखना है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे इग्नू से हम लोग, डिस्टेंस एजुकेशन से आप लोग कोई कोर्स कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। ये इसीलिए दिया जाता है कि जो लोग सही समय पर या किसी कारण से आप एजुकेशन नहीं ले पाए हैं उस समय पे, और अब आपको पढ़ने की इच्छा है, तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो चाहे वो बॉर्डर पे जो है हमारे जो है जवान हैं, उनको लग रहा है कि हाँ हमारी शिक्षा जो है वो रहेगी और हमें पढ़ना है, तो वो भी कर सकते हैं, है ना। कुछ इस लेडीज हैं जो उस समय पे नहीं पढ़ पाई हैं, शादी हो गई है, और अब उनको लगता है कि नहीं शिक्षा, क्योंकि शिक्षा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, शिक्षा का जरूरी नहीं कि हमको हमको उसका नॉलेज को इनहेंसमेंट करना है, ना कि केवल सिर्फ उसे जॉब ही करनी है। ओके, शायद उनको जॉब नहीं करनी है, फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ऑप्शन है। ठीक है, हु लेफ्ट एजुकेशन, क्लियरली लिखा है, एम्फेसिस एजुकेशन, उन व्यक्तियों के लिए शिक्षा पर जोर दिया जाता है जिन्होंने जीवन के किसी निश्चित चरण में शिक्षा छोड़ दी और अब उन्हें उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। लचीला होता है इसका पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल होता है ना, कम खर्चीला होता है, कम अवधि के निर्देश होते हैं, आपको कुछ एक क्लासेस अटेंड करने होते हैं, सिलेबस आपके घर पे आ जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, आपके कोई विस्तार व्याख्यान है, संगोष्ठियां हैं या कार्य, ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएंगी। क्लियर, नेक्स्ट है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। यस, अभी तक हम इतने बड़े सेशन में समझ ही चुके हैं कि बहुत पावरफुल वेपन है, जिसके द्वारा इस एजुकेशन में वर्ल्ड को चेंज करने की क्षमता है एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। भारत में 21वीं सदी में शिक्षा की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो आप फर्स्ट 3 पॉइंट या लास्ट के 3 पॉइंट लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देन है आपका स्टूडेंट सेंटर लर्निंग की बात करें, जब हम 21वीं सदी की शिक्षा की बात करें, बहुत सारी चीजें समय के आधार से बदलाव होते हैं, अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो आज की जब हम सदी की बात कर रहे हैं, जो समय चल रहा है, वहां पे शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए हैं, किन चीजों पे मोस्टली स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो इंडिया में 21वीं सदी में हम लोग शिक्षा के मुख्य पहलुओं की बात करें तो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, है ना। पहले के समय पे क्या था, टीचर को ज्यादा फोकस किया जाता था, अभी अभी स्टूडेंट को, स्टूडेंट को क्या चाहिए,
है ना? स्टूडेंट की क्या नीड है, उसकी इच्छा के अनुसार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन कंफर्टेबल हो गई हैं चीजें, घर बैठ करके आप वो सब चीजें कर सकते हैं। सिर्फ आपकी जो है फिंगर टिप्स पे आपकी जो है वो नॉलेज है, चाहे फोन के माध्यम से, है ना? तो चाहे जो है आप लैपटॉप के माध्यम से आप चीजें, पहले क्या वही चीजें आपको, वही किताबें आपको लाइब्रेरी में जाकर के पूरा पूरा दिन लगा, अभी वो चीजें आपके डिजिटल फॉर्म में आपके सामने है, तो चीजें जो है वो बहुत आसान हो गई हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उनका फायदा कितना उठाते हैं, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, स्किल पे ज्यादा, खाली किताबें पढ़ पढ़ के डिग्रियां लेने के नहीं, आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी, है ना? तो बहुत सारे मीडिया के थ्रू भी, बहुत सारी मूवीज भी इस तरह से बनाई जा रही है, जिससे बच्चे के स्किल्स को पहचानने की, हमें बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना है कि ये बनना है या ये बनना है, बच्चे की स्किल को पहचानिए, वो एक्चुअल में करना क्या चाहता है, उसकी क्रिएटिविटी को हमको वो निकालना है, ठीक है? और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है वो शिक्षा देने पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, ठीक है? टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो गई है। आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए, नहीं तो स्कूल का टाइम क्या था, 9 से 4 की बात करते थे हम लोग, है ना? 2 बजे छुट्टी हो रही है, और लेकिन आज हम रात को 7:30 8 बजे भी मैं बैठ करके जो है आपके लिए हम लोग पढ़ पा रहे हैं, फेस टू फेस हम लोग कर पा रहे हैं, डिजिटल मोड में कर पा रहे हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे असेसमेंट का जो है वो ट्रेडिशनल असेसमेंट की बात है, कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट में क्या है आपका, हम लोग फॉर्मेटिव, यानी समय समय पर जो है आपको जो है आंकलन करने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि अभी ये जो चीज़ आपका सीसी की जब हम लोग बात हो रही है, सारा कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट की ही देन है। ओके, यूनिट टेस्ट की बात हो रही है, स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग की बात हो रही है, तो सारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट का ही रूप है, रचनात्मक रूप से जो है आपको मूल्यांकन करना होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑफ कोर्स ये तो आपको स्पेशल एजुकेशन में बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे डिसेबल नॉन डिसेबल हो, ठीक है? चाहे वो किसी भी रंग के, किसी भी भाषा के, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन शिक्षा के आधार पर नहीं होनी है चाहिए, ठीक है? ब्लेंडेड लर्निंग की बात हो रही है, मिश्रित शिक्षा की बात हो रही है, ये टॉपिक्स आपके आगे भी आएंगे, तो वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगी इसको, ठीक है? तो तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको 21st सेंचुरी में हम लोग ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। आप एक एक पॉइंट को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको ऐसा लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो क्योंकि सेशन ऑलरेडी लंबा हो गया है, और ये टॉपिक्स आपके फिर आगे आने भी वाले हैं, तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा स्पीड में ले रही हूँ। तो जो है ये आपके जो है 21st सेंचुरी के पॉइंट्स जो है जिनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, और क्योंकि अब हम 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हम लोग इसी चीज को देख रहे हैं, हम इसी इरा में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये चेंजेस आप महसूस कर रहे होंगे, किस तरह से बदलाव आया है, किस तरह से वो जो किताबों की बात होती थी, वहां की बजाय हम लोग क्या डिजिटल मोड में चले गए हैं। सारी चीजें, किताबें भी हमारी अब जो है वो समा करके हमारे फोन में आ गई है, लैपटॉप में आ गई है ना? क्रिएटिविटी पे बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है। पहले सक्सेसफुल किसको माना जाता था कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो सक्सेसफुल है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यदि बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, तो म्यूजिक तब भी सक्सेसफुल हो सकता है। आज अगर बच्चा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आपके सामने हैं, और तब भी वो जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट, यानी कि आपको समय समय पर जो है वो आंकलन करना है, ये नहीं कि बस फाइनल जाके एग्जाम देखेंगे आया या नहीं आया, नहीं। धीरे आपको साथ साथ में, जब आपका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, साथ साथ में ही आप जो है उसको असेस करते रहेंगे, ठीक है? आपको पता है असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो गाइस ये था आज की फर्स्ट यूनिट पेपर्स की। तो थैंक यू सो मच। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस। तो ये था आज का सेशन, और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, तो आप लोग जो है आप उसे डिस्कस, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका आंसर दूंगी, और इसका अपकमिंग सेशन जो है आपको कल देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और यदि आपको जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डेली आपको जो है इसके लिए अब सेकंड ईयर की, क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा, पूरी एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज मैंने वहां डाल रखी है, और सेकंड ईयर के पेपर्स आपको अब जो है साथ साथ मिलते जाएंगे। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन का आपने दबाया होगा, तो जैसे ही मैं आपका सेशन अपलोड करूंगी, आपको जो है उसका वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।